नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा है आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। और यह जो टॉपिक है हर एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में ये स्क्रीन पे भी लगा हुआ है कि यह वीडियो सभी परीक्षार्थियों सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब अर्थशास्त्र से संबंधित, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो कोई भी स्टूडेंट है, टीचर है या परीक्षार्थी है जो एग्जाम दे रहा है या किसी की तैयारी कर रहा है, तो यह वीडियो और इस चैनल पे आने वाले सभी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो इन दोनों के, जैसे कि आप देख रहे हैं, पार्ट 3 है और इसके 2 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं चैप्टर 1 से रिलेटेड। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, आप वहां पर जाइए ताकि आप उसके बारे में डिटेल में समझ सकें। ठीक है, उसके बाद एक अगला पार्ट और आएगा, उसके बाद हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्यष्टि और समष्टि दोनों अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर है। सबसे पहले हम देखें इनका अर्थ क्या है। अगर हम इसके बारे में अर्थ के बारे में देखें तो इसका अर्थ क्या है। समष्टि और व्यष्टि, समष्टि व्यष्टि, समष्टि व्यष्टि। समष्टि को कहते हैं हम बड़ा, जो कि माइक्रोस से लिया गया है, सॉरी मैक्रोस से लिया गया। समष्टि मतलब बड़ा, और व्यष्टि जो माइक्रोस से लिया गया है उसका मतलब होता है सूक्ष्म, मतलब छोटा। जैसा कि मैं इसके पहले वाले वीडियो में अपने समझा था कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उनका अर्थ क्या होता है, डिटेल में अपन जाना है, पर यहाँ पर हम अंतर देख रहे हैं। तो शॉर्ट में आपको बता दूं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, एक बाजार, इनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम ग्रुप लेवल की, मतलब जो समूह लेवल की समस्याएं होती है, जो पूरे देश स्तर पे होती है, पूरे देश को प्रभावित करती है, पूरे देश के जनसमूह को प्रभावित करती है, ऐसी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन हम यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र रूप से अर्थव्यवस्था का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, बजट क्या होता है, सरकार बजट कैसे बनाती है, बैंकिंग कैसे काम करती है, बैंकिंग कैसे समस्या आती है, आरबीआई क्या फंक्शन होते हैं, व्यावसायिक बैंकों के क्या कार्य होते हैं, आरबीआई के कार्य हैं, केंद्रीय बैंकों के क्या कार्य हैं, इन सब का अध्ययन यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपने पढ़ा होगा मांग का नियम, मांग कैसे, इस प्रकार एक वस्तु की मांग किस प्रकार से कीमत से प्रभावित होती है, किस प्रकार से एक वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। जैसे कि आप जिस मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं या टेबलेट में देख रहे हैं या स्मार्ट टीवी में देख रहे हैं, लैपटॉप पर देख रहे हैं, कहीं पे भी देख रहे हैं, तो इसकी कीमत कैसे निर्धारित हुई है। एक उत्पादक किस प्रकार से अपने उत्पादन के संसाधनों को लगाकर अधिकतम उत्पादन या अधिकतम लाभ प्राप्त करना जाता है, इसका अध्ययन यहाँ पर व्यष्टि अथवा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में करते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, एकत्रीकरण, मतलब एग्रीगेशन बोलते हैं इसको। एकत्रीकरण मतलब हम कितना बड़ा, किन किन को शामिल करके हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं व्यष्टि और समष्टि में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में एकत्रीकरण जो होता है वो होता है सीमित। ठीक है, सीमित है, यानी इसमें सीमित डिग्री यूज होती है। उदाहरण के लिए आप देख रहे हैं फर्मों के एकत्रीकरण के रूप में उद्योग, यानी हमने सीमेंट उद्योग देख लिया। सीमेंट उद्योग में क्या, जितने प्रकार की सीमेंट उत्पादन करने वाली फर्में हैं उनका अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। मतलब इतना बड़ा तक हम जा सकते हैं, एक फर्म का अध्ययन कर रहे हैं, पर साथ साथ अगर हम उस पूरे उद्योग को ले, जैसे कि वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग में समस्त प्रकार के वस्त्रों का उत्पादन हो गया। सीमेंट उद्योग में समस्त प्रकार के सीमेंट जो कंपनियां हैं उनका अध्ययन हो गया, तो इसका अध्ययन हम करते हैं। परंतु आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में बहुत से प्रकार के उद्योग हैं, बहुत से प्रकार की फर्में, उन फर्मों को अगर क्लब करें, एकत्र करें तो अलग अलग प्रकार के उद्योग बनते हैं। परंतु जब हम सभी उद्योगों को एक साथ अध्ययन करते हैं, उसमें सीमेंट उद्योग भी आ गया, वस्त्र उद्योग भी आ गया, मछली पालन भी आ गया, समस्त प्रकार की वस्तु सेवाओं का उत्पादन आ गया, अलग अलग प्रकार के जितने भी उद्योग है, चाहे लघु उद्योग में जितने प्रकार के लघु क्षेत्र के उद्योग हो गए, वृहद उद्योग में जो वृहद क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं, लौह इस्पात उद्योग है, ऐसे उद्योग, जब हम समस्त उद्योगों को एक साथ अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र में। मतलब उसमें एकत्रीकरण की डिग्री बहुत ज्यादा होती है। आपके सामने है कि एकत्रीकरण की विशाल डिग्री होती है। उदाहरण के लिए सभी उद्योग हो गए, राष्ट्रीय आय हो गया, बजट हो गया, इस सभी का अध्ययन हम इसमें करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम एक छोटे लेवल पर बढ़ा जाते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में
सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं को यह लेंगे, साथ साथ बड़े लेवल पर हम जाकर इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय समस्याएं। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र में किन प्रकार की केंद्रीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है? मुख्य रूप से व्यष्टि अर्थशास्त्र में संसाधनों के आवंटन, ठीक है, देख रहे हैं आप, संसाधनों के आवंटन और संबंधित सिद्धांत, मतलब एक उपभोक्ता के पास आय कितनी है, वो अपनी आय को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं सेवाओं पर किस प्रकार से लगाएगा ताकि संतुष्टि अधिकतम हो। एक उत्पादक के पास उत्पादन के साधन सीमित है, उन संसाधनों का आवंटन किस प्रकार से करे ताकि उसका लाभ अधिक से अधिक हो। ये मुख्य समस्याएं होती हैं। जबकि हम यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र में देखें तो ये आपके सामने है, आय और रोजगार के स्तर का निर्धारण और संबंधित सिद्धांत हो गए। इसमें संसाधनों का पूर्ण उपयोग, संसाधनों के विकास की केंद्रीय समस्या देख रहे हैं आप, इसमें आय और रोजगार का स्तर निर्धारण यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये और इससे संबंधित जो भी नीतियां हैं इनका अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आय और रोजगार, पहले आपको बताया था जब हमने अर्थ पढ़ा था कि समष्टि अर्थशास्त्र में आय और रोजगार, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती है बेरोजगारी। बेरोजगारी की समस्या को दूर करना है, इसका मतलब हर व्यक्ति को काम देना होगा, हर व्यक्ति को काम मिले। इसके लिए जरूरी है कि अर्थव्यवस्था में उतनी मांग आए, वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हो। उत्पादन कब होगा? जब मांग आएगी। ठीक है, वस्तु सेवा का उत्पादन हो तो हर व्यक्ति के पास इतनी इनकम होनी चाहिए कि वह इनकम को बाजार में खर्च करे। उस खर्च करने से वस्तुओं सेवाओं की मांग पैदा हो, मांग पैदा होगी तो अर्थव्यवस्था सेवाओं का उत्पादन होगा। उत्पादन करने के लिए सभी प्रकार के उत्पादन साधनों को काम मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर आय और रोजगार संबंधित जो भी सिद्धांत होते हैं या जो भी नीतियां होती हैं, उन सब नीतियों के इर्द गिर्द यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र घूमता है और इससे संबंधित हम यहाँ पर उनका अध्ययन करते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में संसाधनों का आवंटन मुख्य है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में आय और रोजगार के सिद्धांत हो गए और संसाधनों का अच्छे से अच्छे उपयोग किस प्रकार से हो। संसाधनों का उपयोग जो हम कर रहे हैं यानी अपूर्ण उपयोग नहीं हो, समस्त प्रकार, चाहे वो मानवीय संसाधन हो, चाहे वो भौतिक संसाधन हो, सभी संसाधनों का उपयोग अच्छे से अच्छे होगा तो ही यहाँ पर जो हम उद्देश्य हमारा वो पूरा हो पाएगा। यानी समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त प्रकार के संसाधनों का उपयोग अच्छे से अच्छे हो, पूर्ण उपयोग हो, इस पर फोकस किया जाता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। अब अध्ययन के उपकरण, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग और आपूर्ति, किसी भी वस्तु की मांग क्या है, पूर्ति क्या है, इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। मांग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं, कैसे उसको प्रभावित करते हैं, यहाँ इर्द गिर्द घूमते हैं। जबकि यहाँ पर कुल मांग, कुल पूर्ति, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में एकल, छोटा अपन यहाँ पर ले लिया, मेन यहाँ पर, और समष्टि अर्थशास्त्र में कुल मांग, अर्थव्यवस्था में जितनी भी प्रकार की वस्तुएं सेवाएं हैं उनकी मांग। जैसे कि आप जिस रूम में, जिस हॉल में या जहां पर इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सी चीजें होगी, पंखा होगा, एसी होगा या कूलर होगा, बेड होगा, सोफा होगा या टीवी होगी, अलमीरा होगी, बहुत सारे प्रकार आप देख रहे हैं। अपने इर्द गिर्द एक बार नजर घुमाइए, एक रूम में देखिए जहां पर आप बैठे हैं, कितने प्रकार की वस्तुएं हैं। तो इन समस्त प्रकार की वस्तुओं को हम यहाँ पर लेते हैं। अर्थव्यवस्था में बहुत सी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है और जब हम समस्त प्रकार की वस्तुओं को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है यहाँ पर कुल मांग। यानी कुल मांग का मतलब अर्थव्यवस्था में पैदा होने समस्त वस्तुओं की कुल मांग का जोड़। कुल पूर्ति, अर्थव्यवस्था में पैदा होने वाली समस्त प्रकार की वस्तुओं की सप्लाई को हम यहाँ पर लेते हैं। जितने प्रकार की वस्तुएं हैं सभी प्रकार की वस्तुओं की पूर्ति को हम यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ पर वो समष्टि अर्थशास्त्र में आता है। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में कुल मांग, कुल पूर्ति छोटे लेवल पर, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में बड़े लेवल पर हम जाकर अध्ययन करते हैं समग्र मांग क्या है, समग्र पूर्ति क्या है। नेक्स्ट देख रहे हैं आप अध्ययन की विधि। अब इसमें आंशिक विश्लेषण होता है, मतलब एक कारक के प्रभाव को दिखाता है। जैसे कि आपके हाथ में मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल सभी यूज करते हैं, तो क्या मोबाइल की कीमत के कारण ही मोबाइल की मांग बदलती है? उसको प्रभावित करने वाले बहुत से तत्व हैं। उपभोक्ता की आय, ठीक है, उस पर्टिकुलर ब्रांड से संबंधित आपका पसंद, आपकी प्रेफरेंस क्या है, वो भी इसको अफेक्ट करेगा। दूसरे ब्रांड जो भी है अर्थव्यवस्था में, बाजार में जो भी दूसरे ब्रांड है, उन ब्रांड के मोबाइल की कीमत क्या है, वो भी उसको प्रभावित कर देंगे। तो अगर हमें वस्तु की कीमत का प्रभाव हमें सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की मांग पर देखना है, तो इसके जो अन्य तत्व हैं उनको स्थिर मानना होगा। इसलिए कहलाता आंशिक संतुलन। हम एक कारक का प्रभाव, वस्तु की कीमत का प्रभाव उस वस्तु की मांग पर देख रहे हैं, तो आंशिक संतुलन है। वस्तु की कीमत का प्रभाव वस्तु की पूर्ति पर देख रहे हैं, इसलिए आंशिक संतुलन है। जबकि इसमें सामान्य संतुलन का अध्ययन किया जाता है, जिसमें
कुल आय, कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल बचत, ऐसे सभी का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। मतलब अर्थव्यवस्था में अगर आय बढ़ जाए तो कुल उपभोग में, कुल बचतों में, कुल व्यय में क्या परिवर्तन आएगा, एक साथ अध्ययन करते हैं। एक कौन लेते हैं, आय बदली तो उसने आय ने किस किस पर प्रभाव डाला है, बचतें किस किस से प्रभावित हो रही, अर्थव्यवस्था में कुल उपभोग किस किस से प्रभावित हो रहे हैं। आगे वाले चैप्टर में देखेंगे आय तथा रोजगार निर्धारण में, जिसमें हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में जब आय बदलती है तो किस प्रकार से उपभोग बदलता है, बचतें भी बदलती हैं, लोगों को उपभोग करने की प्रवृत्ति बदलती है, बचत करने की प्रवृत्ति बदलती है, तो कैसे क्या सब प्रभावित होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। ठीक, फिर जैसे कि आप देख रहे हैं और उनमें आपस में परस्पर निर्भरता क्या है, मतलब आय, उपभोग और बचत में क्या परस्पर निर्भरता होती है। उपभोग बढ़ता है तो बचतें कम क्यों होती हैं, बचतें बढ़ती तो उपभोग कम क्यों होता है, इसके बारे में अपन यहाँ पर देखते हैं। अब इसके वैकल्पिक नाम देखें, किसके, वेस्टर्न अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम है मूल्य सिद्धांत। मतलब अर्थव्यवस्था में, मतलब बाजार में वस्तु की कीमत के निर्धारण ही इर्द गिर्द घूमता है। एक वस्तु की कीमत क्या होनी चाहिए, एक उपभोक्ता कितनी वस्तु की कीमत देना चाहता है, एक बाजार में वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होती है, एक बाजार में एक श्रमिक की मजदूरी कैसे डिसाइड होती है, कैसा उसका निर्धारण होता है, उसका अध्ययन करते हैं। जबकि यहाँ पर अभी हमने बताया कि आय तथा रोजगार सिद्धांत का अध्ययन क्या आता है, मतलब इसमें यह बताया जाता है कि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से आय का स्तर ज्ञात किया जाए जिससे कि रोजगार, मतलब पूर्ण रोजगार स्थिति को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था में सभी लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए जरूरी है कि आय का निर्धारण, इसलिए आय और रोजगार के निर्धारण यहाँ पर मुख्य बिंदु है। फिर देख रहे हैं हम शब्दावली। अब ये जो माइक्रो वर्ड है ना, व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ये माइक्रो से लिया गया है। ठीक है, वो कौन से, ग्रीक शब्द से। किससे लिया गया है, ग्रीक शब्द। उसका मतलब होता है छोटा, माइक्रोस का मतलब छोटा, और जबकि ये लिया गया है मैक्रोस से। मैक्रोस मतलब, मैक्रोस का मतलब होता है बड़ा, मैक्रोस का मतलब क्या है यहाँ पर, बड़ा। ठीक है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र जो हम देख रहे हैं इसका मतलब क्या है यहाँ पर, छोटा। ये थोड़ा सा फर्क है। छोटा मतलब व्यक्तिगत आर्थिक का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत मतलब एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक वस्तु की मांग, एक वस्तु की पूर्ति, एक एक को लेंगे। परंतु बड़ा यहाँ पर क्या है, एक पूरी अर्थव्यवस्था में जितने प्रकार के उद्योग हो गए, जितने प्रकार अलग अलग उद्योग है, सबको एक साथ हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ये अलग अलग प्रकार के जितने उद्योग है उन सबका अध्ययन अगर एक साथ करते हैं तो यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, इसलिए इसको हम बड़ा कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अंतर हमने यहाँ पर देखे हैं। जैसे कि एक शॉर्ट रिविजन पर लेते हैं, शुरुआत से देखते हैं कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो अंतर है मुख्य रूप से हम इसको अर्थ के रूप में बताते हैं, कहां तक इसमें एकत्रीकरण एग्रीगेशन के सोर्स के रूप में बताते हैं, कौन कौन सी केंद्रीय समस्या का अध्ययन हम व्यष्टि समस्या अर्थशास्त्र में करते हैं उसको हम देखते हैं, इसमें अध्ययन के उपकरण कौन कौन से होते हैं उसको अपन देखते हैं, और अध्ययन की विधि क्या होती वो हमने यहाँ पर देखा है। तो कुल मिला के बात यह आती है कि एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि किस किस प्रकार के अंतर आपको लिखना है। अगर एग्जाम पूछा गया है कोई दो अंतर बताइए तो स्टार्टिंग के जो दो अंतर है वो आपको बताना, यानी अर्थ और उदाहरण, ये आप बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि लास्ट वाले जो है वो आप पहले लिखें। तो अगर आप एग्जाम में अच्छे नंबर चाहते हैं तो आपको एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ समझ में आया है, वाकई में कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और इसके अलावा कौन कौन से टॉपिक आपको चाहिए इस पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और हाँ, कैसा लगा है वीडियो ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको लगता है कि ये चैनल आपके काम का है, आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको लाइक कर दीजिए, और साथ साथ अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी इसका थोड़ा फायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नोविस गुरुजी, जय श्री कृष्ण।